Okay, hi everyone. So today we are going to discuss one interesting problem from HC Verma और फिर इस पे कुछ जनरल बातें भी करेंगे किस तरह के वेरिएशंस इस क्वेश्चन में पॉसिबल हैं. सो लेट्स सी. M1 is equal to 1 kilogram, M2 is equal to 2 kilogram and M3 is equal to 3 kilogram in the figure. Find the accelerations of M1, M2 and M3. The string from the upper pulley to M1 is 20 centimeter when the system is released from rest. How long will it take before M1 strikes the pulley? आपको तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा है. हमें तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड करना है और फर्दर दे रखा है कि जो डिस्टेंस है ऑफ M1 फ्रॉम द पुली, ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर दे रखा है. हमें निकालना है कि कितने टाइम में जो M1 है वो पुली को जाके हिट करेगा या फिर क्रॉस करेगा. उसके लिए हमें M1 का एक्सेलरेशन चाहिए. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द थ्री ब्लॉक्स फर्स्ट. देखो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है M1, ये कनेक्टेड है एक पुली से और ये जो पुली है ये फिक्स नहीं है, ये मूव कर सकती है. अगर ये पुली मूव कर सकती है तो अगर मैं कहूं कि M1 ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विथ A1, तो जो पुली है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी A1 से. क्यों? क्योंकि ये एक थ्रेड से कनेक्टेड है, लाइट थ्रेड से, और ये इनएक्सटेंसिबल है, राइट. अगर जो फर्स्ट ब्लॉक है ऊपर की तरफ A1 से मूव करता है तो जो पुली है वो नीचे की तरफ A1 से मूव करेगी. और उससे दो ब्लॉक कनेक्टेड है M2 और M3. हम कह सकते हैं कि अगर M2 ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन A2, तो जो थर्ड ब्लॉक है M3 वो नीचे की तरफ मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन A2. बट ये जो हमने एक्सेलरेशन लिखा है ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? ये इस पुली के रिस्पेक्ट में होगा. A2 जो एक्सेलरेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू द पुली है, क्योंकि हमें इस तरह का मोशन कब देखने को मिलता है? आप देखो दो ब्लॉक है ऑन द आइदर साइड ऑफ द पुली. ये जो ब्लॉक है ये अगर A से ऊपर जा रहा है तो ये A से नीचे आता है, बट ये जो मोशन होता है ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? पुली के रिस्पेक्ट में. अगर पुली खुद नीचे या ऊपर मूव कर रहा है, जैसे इस केस में अगर पुली नीचे मूव कर रहा है A1 से, अगर मैं कहूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जैसे ये जो A2 है ये विथ रिस्पेक्ट टू द पुली है, एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना होगा? ये जो एक्सेलरेशन है जिससे पुली मूव कर रही है वो एक्सेलरेशन और हमें देना पड़ेगा M2 और M3 को. नीचे की तरफ A1 मिलेगा और M3 को भी नीचे की तरफ A1 मिलेगा. इसे ऐसे समझो कि M2 अगर 1 सेकेंड में A2 ऊपर जाता है तो जो पुली है उसे A1 नीचे ले आता है. देखो M2 विथ रिस्पेक्ट टू द पुली ऊपर गया A2 और पुली खुद नीचे आ गया A1. Net acceleration of the M2 will be this A2 minus A1 with respect to the ground in upward direction. आपको ये दोनों एक्सेलरेशन को कंबाइन करना पड़ेगा टू गेट द एक्सेलरेशन ऑफ M2 एंड M3. ओके फाइन. अब देखो हमारे पास एक्सेलरेशंस आ गए हैं. विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हमने एक्सेलरेशन डिफाइन कर लिया है. लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. जैसे M1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, नीचे की तरफ M1G लग रहा होगा और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, दैट इज A1 विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. M2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने फोर्सेस हैं? ओके, हमने टेंशन की बात नहीं की ना. देखो अगर इसमें आपने टेंशन T एज्यूम किया है तो यहां पे भी टेंशन T होगा बिकॉज इट्स अ सिंगल थ्रेड, राइट. और मासलेस जो स्ट्रिंग होता है उसमें टेंशन सेम होता है. अब इसमें टेंशन कितना होगा? हाउ टू फाइंड आउट द टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग. और ये जो पुली है इसका कोई मास नहीं दिया है, इसका मतलब हमें इसे मासलेस एज्यूम करना है. जनरली क्वेश्चन में अगर मास नहीं दिया है पुली का तो आइडियल कंडीशन में मास ऑफ द पुली वी हैव टू कंसीडर एज टू बी 0. अगर पुली मासलेस है देन यू कैनॉट अप्लाई एनी फोर्स ऑन द पुली. देखो मासलेस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे आप कोई फोर्स अप्लाई कर ही नहीं सकते. नेट फोर्स उसमें हमेशा 0 होता है. ऐसा क्यों होता है? जैसे ये मासलेस ऑब्जेक्ट है, राइट, इसका मास 0 है. अगर इस पे कोई नेट फोर्स आ गया, अगर इस पे कोई नेट फोर्स आ गया देन व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन? इफ यू राइट F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विल बी F net अपॉन मास जो कि 0 है. सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? इट्स कमिंग आउट टू बी इनफाइनाइट, व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकल. ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. इसलिए जो मासलेस ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे नेट फोर्स हमेशा 0 होता है. आप देखो अगर हम जो लोअर स्ट्रिंग है इस पे टेंशन T2 एज्यूम करते हैं, इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुली, ऊपर की तरफ इसमें T लग रहा होगा और नीचे की तरफ यहाँ पे भी T2 है और यहाँ पर भी T2 है. नेट फोर्स अगर आप 0 करो तो T विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2. फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2 एज T/2.
सो लोअर स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, t/2। सो कम बैक, m2 में ऊपर की तरफ t/2 होगा और नीचे की तरफ इसका वेट m2g, और इसका एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऊपर की तरफ लिखोगे तो a2 माइनस a1, और नीचे की तरफ लिखना है तो a1 माइनस a2 लिख सकते हो, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू। लेट मी गो टू द थर्ड एफबीडी। थर्ड एफबीडी में देखो इसका मास m3 है और इसमें ऊपर की तरफ टेंशन कितना है, t/2, और नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा m3 इंटू जी, और इसका एक्सेलरेशन a1 और a2 नीचे की तरफ, मतलब डाउनवर्ड a1 प्लस a2। फाइन, so now you can write the equations, right? Force is equal to mass into acceleration. So first block में net force ऊपर की तरफ लिखना है क्योंकि इसका acceleration ऊपर की तरफ assume किया है, so t minus m1g should be equal to m1 into a. For second block you will write net upward force which is t2 minus m2 into g, that should be equal to m2 into a2 minus a1. What is the third one? Third one के लिए net downward force mg into 3 m3 into g minus t/2, that should be equal to m3 into a1 plus a2. सो हमारे पास थ्री इक्वेशंस है, 1 2 3, एंड वेरिएबल्स कितने हैं, एक टेंशन हमें नहीं पता, a1 हमें नहीं पता, दिस इज a1 राइट, और a2 भी हमें नहीं पता। सो तीन वेरिएबल है, सो हम तीन वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस, राइट। ओके, तो ये थ्री इक्वेशंस हमने निकाल ली। अच्छा, अगर आप चाहो तो इस सेम चीज को आप सेम इक्वेशन आप सूडो फोर्स से भी लिख सकते हो। देखो हमने क्या माना था कि m1 जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a1, तो पुली नीचे की तरफ मूव करेगी विद एन एक्सेलरेशन a1, और हमने कहा था कि जो m2 है अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a2, सो जो m3 है वो नीचे की तरफ मूव करेगा विद एन एक्सेलरेशन a2, बट दीज एक्सेलरेशंस आर विद रिस्पेक्ट टू द पुली। सो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखना चाहो फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ पुली, पुली के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप लिखना चाहो तो देखो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाओगे और फिर आपको सूडो फोर्स बनाना दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर आप m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द पुली, तो आपको क्या क्या फोर्सेस दिखेंगे, एक तो नीचे की तरफ m2g दिखेगा, ऊपर की तरफ t/2 टेंशन, राइट, और एक सूडो फोर्स और दिखाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम से आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, और सूडो फोर्स कितना होगा, मास ऑफ द ब्लॉक जिसका भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो m2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर और द फ्रेम जहां से आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो। जैसे आप इस पुली से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो तो इसका एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, a1 डाउनवर्ड की तरफ, तो m2 इंटू a2, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, क्योंकि आप पुली से बना रहे हो। सो पुली का जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड है, तो जो सूडो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा। अब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, a2, क्योंकि अब इसका एक्सेलरेशन हमें कहां से लिखना है, फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द पुली। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ पुली। अगर आप फिर से F इज इक्वल टू ma लिखते हो तो देखो t/2 माइनस m2 a1 माइनस, ओके ये प्लस आएगा, नेट अपवर्ड फोर्स t/2 ऊपर की तरफ है, m2 a1 ऊपर की तरफ है, माइनस m2 इंटू जी नीचे की तरफ, दैट शुड बी इक्वल टू m2 इंटू a2। सो आप ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है? देखो यहां से इस टर्म को यहां ले जाओ, सो t/2 माइनस m2g, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, और राइट हैंड साइड पे आ रहा है m2 a2 माइनस a1, देखो m2 a2 माइनस a1। सो ये सेम इक्वेशन है। सिमिलरली आप m3 का जब बनाओगे, m3 का भी बना के देख लेते हैं, ऊपर की तरफ t/2 लग रहा होगा, नीचे की तरफ m3 इंटू जी लग रहा होगा, और हमें एक सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि जो पुली है उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और इसका सूडो फोर्स होगा m3 इंटू a2, राइट, सॉरी a1 है ना, तो a1 होगा क्योंकि पुली का एक्सेलरेशन आएगा, सो a1, और ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है विथ a2। सो अगेन अगर आप इसकी इक्वेशन लिखते हो तो देखो क्या आएगी, नेट डाउनवर्ड फोर्स विच इज m3 इंटू जी माइनस m3 इंटू a1 माइनस t/2, दैट विल बी इक्वल टू m3 इंटू a2। नाउ कंपेयर करो, इस इक्वेशन को कंपेयर करो जो आपने ये वाली इक्वेशन लिखी है, m3 इंटू जी, m3 इंटू जी है, माइनस t/2 है, सो माइनस t/2, और इसका मतलब इसे यहां ले जाओ, राइट। सो m3 a1 प्लस a2, m3 कॉमन आ जाएगा, a1 प्लस a2 आ रहा है, देखो सेम इक्वेशन आ गई। सो थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल है ना, आप सॉल्व कर सकते हो।
और दोनों फ्रेम से सेम इक्वेशन आ रही है तो आपका आंसर चेंज नहीं होगा। आप किसी भी फ्रेम से करना चाहो, यू आर फ्री टू यू नो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फ्रॉम एनी फ्रेम यू विश। ओके, और कुछ जनरल बात अगर मैं करूं इसमें, सो देखो आप, अगर यहाँ पे पुली का मास दे देता, अगर यहाँ पे जो ऊपर वाली पुली है, जैसे इस तरह से ये पुली थी, यहाँ से एक और पुली था, ये इससे कनेक्टेड था, यहाँ पे एक ब्लॉक था, और इस तरह से देखो आप, ये M2 M3, ये M1 था, ये M2 था, ये M3 था। सो अगर ये पुली मासलेस नहीं होती, इस पुली का कुछ मास दे देता, मान लो M4 दे देता, तब हम कैसे करते? तब देखो आपके पास वेरिएबल बढ़ जाते। अगर आपने यहाँ पे टेंशन T एज्यूम की है, सो यहाँ पे टेंशन T/2 नहीं होती, तब आपको कुछ और एज्यूम करना पड़ता। मान लो यहाँ पे आपने T1 एज्यूम कर लिया, तो आपका एक वेरिएबल बढ़ जाता। T1 वेरिएबल बढ़ गया। पहले कितने वेरिएबल थे? 3 वेरिएबल थे हमारे पास, एक टेंशन A1 और A2, बट अभी एक और वेरिएबल बढ़ जाएगा T1, तो 4 वेरिएबल हो जाएंगे। इक्वेशन तो पहले वाली 3 एज इट इज रहेंगी, बट अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए। वो कहां से आएगी? नाउ यू कैन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M4, जो पुली है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ऊपर की तरफ इसमें T लग रहा है, नीचे की तरफ T1, और यहाँ पे भी T1, और ये इसका मास M4 है, और ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन A1, क्योंकि M1 ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था A1 से, तो जो पुली है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही थी A1 से। नाउ यू कैन राइट F इज इक्वल टू ma फॉर दिस वन ऑल्सो, दिस पुली। सो क्या लिखोगे? 2T1 नेट डाउनवर्ड फोर्स लिखना है, तो 2T1 माइनस टी, दैट शुड बी इक्वल टू M4 इंटू A1। देखो ये आपकी अगेन एक इक्वेशन बन गई, एक वेरिएबल बढ़ा तो एक इक्वेशन और बढ़ा दी हमने। ओके फाइन, सो करके देखना, है ना। और जो भी आंसर आएगा, देखो आपके जो आंसर आएंगे, जो भी आंसर आप निकालोगे यहाँ से A1 और A2, वो आपको आंसर नहीं होगा। एक्चुअल आंसर क्या होगा? M1 का एक्सेलरेशन A1 होगा, ठीक है, और M2 का कितना होगा? M2 का आप लिखोगे, M2 का देखो ऊपर लिखा है, M2 के लिए आपको A2 माइनस A1 अपवर्ड लिखना पड़ेगा। अगर ये नेगेटिव आता है तो फिर A2 माइनस A1 अपवर्ड, अगर ये नेगेटिव आता है तो फिर एक्चुअल में वो जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ होगा। सिमिलरली जो M3 का एक्सेलरेशन है वो A1 प्लस A2 डाउनवर्ड है। सो जो भी वैल्यूज आएगा A1 और A2 का, वो आप सब्सटीट्यूट करके ये वैल्यूज फाइंड कर लेना। और फाइनली उसने पूछा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक बिफोर M1 स्ट्राइक्स द पुल। सो अगर आपको एक बार एक्सेलरेशन पता चल गया M1 का, सो M1 का अगर आपको एक्सेलरेशन पता चल गया, डिस्टेंस दे रखा है 0.2 मीटर, राइट, जहां पे पुली कनेक्टेड है इससे, इस तरह से, और ये 0.2 मीटर है। आपको इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं दी, इसका मतलब जीरो है। आपने एक्सेलरेशन निकाल लेंगे इसका A1, है ना, जो तीन इक्वेशन 3 वेरिएबल थे उसमें एक A1 था, तो A1 आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन। सो सिंपली S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देना। S कितना हो जाएगा? 0.2, इनिशियल वेलोसिटी 0, दैट शुड बी इक्वल टू हाफ इनटू एक्सेलरेशन जो भी आएगा A1, ठीक है, A1 आएगा यहाँ पे, और t स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 0.4 डिवाइडेड बाय A1 का रूट, दिस विल बी योर आंसर फॉर t। ओके फाइन, करके देखना। इफ यू स्टक समवेयर और नीड एनी हेल्प, वी कैन डिस्कस फर्दर in the telegram group. Okay guys, keep working hard. Best of luck for your exams. Bye.